फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की क्रांति राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध कम व सामाजिक असंतोष अधिक, मध्यम वर्ग का उच्च वर्ग से अधिकारों की लड़ाई। अवधि 1789 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। फ्रांस क्रांति से पूर्व फ्रांस की स्थिति। वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र, राजा देवतुल्य, राजा का बिना कारण सजा देने का अधिकार, लुई 14वें की निरंकुशता में वृद्धि। लुई 14वें का कथन, मैं ही राज्य हूँ, अधिनायकवादी विचार की पराकाष्ठा। लुई 15वां विलासी व अयोग्य। लुई 16वें अयोग्य, अकर्मण्य, विलासी, कान का कच्चा, बुद्धिहीन व्यक्ति। पत्नी अंतवानेत के प्रभाव में था। इतिहासकार फीसर के शब्द, मेरी अंतवानेत राज्य रूपी जहाज को चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही थी। राजा पेरिस से दूर वर्साई के महलों में अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था। इनमें रहने पर लाखों डॉलर खर्चा होता था। न्याय व्यवस्था दोषपूर्ण, अव्यवस्थित, खर्चीली, अन्यायपूर्ण, भ्रष्टाचार युक्त थी। राजा के शब्द ही कानून थे। कानून की व्याख्या में एक रूपता नहीं थी, समान शब्द होने पर भी। वाल्तेयर के शब्द, कानून इस प्रकार बदले जाते हैं जैसे कोई गाड़ी के घोड़े बदलता है। राजा को कर लगाने व वसूलने का अधिकार था। कानून पत्र लेत्र द कांसे अधिकार पत्र था, जिसका उपयोग अधीनस्थ अधिकारी व प्रशासन में सहयोगी भी करते थे। बिना नाम का आदेश पत्र था, किसी का भी नाम लिखकर गिरफ्तार किया जा सकता था। लुई 15वें के शब्द, मेरे बाद प्रलय होगा। एस्टेट जनरल व 13 पार्लियामा दोनों संस्थाएं राजा पर नियंत्रण करने में असक्षम थी। एस्टेट जनरल एक प्रतिनिधि संसद थी, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, सामान्य नागरिक का प्रतिनिधित्व था। 1614 ईस्वी के बाद इसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इसमें कुलीन, पादरी व अभिजात वर्ग का बोलबाला था। फ्रांस में उच्च न्यायालयों के समकक्ष 13 पार्लियामा कानून को रजिस्टर्ड करने वाली एक संस्था उच्च न्यायालय के समकक्ष थी, जो कि कानूनों को पंजीकृत करने का काम करती थी। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा सामान्य वर्ग, जिसमें चिकित्सक, अध्यापक, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी थे। संपूर्ण समाज 2 वर्ग, पहला विशेषाधिकार प्राप्त और दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्गों में विभाजित था। पादरी एवं कुलीन वर्ग कहीं विशेषाधिकारों एवं रियायतों से युक्त थे। संपूर्ण फ्रांस के 1% से कम जनसंख्या व 5वां भाग संपत्ति को रखते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने मध्यम वर्ग को क्रांति का उत्तरदायी माना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मध्यम वर्ग विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। किसान की आय का 80% भाग कर चुकाने में खर्च। इन्हें उच्च वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। दासकर्षक बिना जमींदार की आज्ञा के गांव नहीं छोड़ सकता था। मजदूर वर्ग को कम वेतन पर अधिक कार्य करना होता था। यह वर्ग मध्यम वर्ग के संपर्क के कारण राजनीतिक रूप से किसानों की तुलना में अधिक सजग था। मध्यम वर्ग शिक्षित व धन संपन्न होने के कारण कुलीन वर्ग से ईर्ष्या की भावना इन्हें व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रही थी। पादरी वर्ग अनुत्पादक वर्ग, मध्यम वर्ग व सामान्य वर्ग मेहनती वर्ग।
चर्च घोर भ्रष्टाचार, मजहबी कर, अपार धन, विलासी जीवन पादरी, अनैतिक जीवन पादरी वर्ग का, छोटे चर्च के पादरी साधारण जीवन व इस व्यवस्था से निराश। कुलीन वर्ग प्रतिष्ठा, सम्मान, करों से मुक्त, करों का संग्रह, कानून व्यवस्था, न्याय देने का कार्य, संपत्ति के क्रय विक्रय पर किसानों से कर वसूल कार्य, कृषक वर्ग सामंतों के घरों में बेगार, शराब बनाने व चक्की चलाने का कार्य करता था। लुई 14वें के समय कुलीन वर्ग की शक्तियाँ सीमित कर दी गई। ठेकेदार के माध्यम से करों की उगाही। करों की दरें अलग अलग रियासतों में अलग अलग थी। करों की वसूली प्रणाली दोषपूर्ण, अमानवीय, दुखदायी, भ्रष्टाचार युक्त। चर्च टाइथ नामक कर वसूलता था, कुल फसल का 10वां हिस्सा था। अमेरिकी संघर्ष में भाग लेना इस शोचनीय आर्थिक दशा के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था। फ्रांस ने प्रतिष्ठा बढ़ाने में करोड़ों डॉलर का घाटा उठाते हुए राष्ट्रीय आय को ब्याज चुकाने में खर्च कर दिया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेना भी राष्ट्रीय आय के लिए घातक। भूमि कर, आय कर प्रत्यक्ष रूप से वसूल किए जाते थे। परोक्ष कर नमक, शराब, तंबाकू पर लगता था। नमक का एकाधिकार एक कंपनी के हाथ में था। मनमाने रुपये वसूल करती थी कंपनी। राजा ने नमक कर नहीं देने पर दंडित करने का अधिकार कंपनी को दे रखा था। 7 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक फ्रांसीसी को 7 पौंड वार्षिक नमक कर देने की बाध्यता थी। नमक का अवैध व्यापार करने पर मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। फ्रांसीसी सैनिक भोजन, वस्त्र, वेतन को लेकर वर्तमान शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। मध्यम वर्ग के वाल्टियर, दिद्रो, रूसो, मोंटेस्क्यू विद्वान वाद विवाद व तर्कों से जनसाधारण को मौजूदा व्यवस्था के लिए पादरी व कुलीन लोग ही दोषी हैं समझाने में सफल रहे। मोंटेस्क्यू, रूसो, वाल्टियर, तुर्गो, क्वेश ने, दिद्रो विचारकों ने आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया, जो उद्धारपंथिक, सहिष्णु, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता लिए हो। रूसो के शब्द, उस शासक को राज करने का अधिकार नहीं जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आज भी प्रजातंत्र का आधार बना हुआ है। इसके अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग होना चाहिए। वाल्टियर देश के भ्रष्टाचार के लिए चर्च के भोग विलास को ही जिम्मेदार मानता था। मोंटेस्क्यू की रचना फारस के खेत में फ्रांस के रीति रिवाजों तथा निरंकुश हत्याचारी राजतंत्र का विरोध किया था। रूसो की रचना सामाजिक संविधा में मानव स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सिद्धांतों पर बल। रोबेस्पियर अनुयायी था, सामाजिक संविधा सदैव अपने पास रखता था। रूसो का कथन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन आज वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नेपोलियन ने रूसो को फ्रांस की क्रांति का प्रमुख उत्तरदायी व्यक्ति बताया था। वाल्टियर का मत, ईश्वर हृदय में है, बाइबल और चर्च में नहीं। पोप को विदेशी कहकर संबोधित किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। भ्रष्ट राजतंत्र का विरोध करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ।